वेरी गुड मॉर्निंग। हमने बात करी थी यार सेबी इंटरमीडिएट रेगुलेशन की बात की थी और हमने क्या क्या पढ़ा था उसका पहले थोड़ा सा एक पीएलआर कर लेते हैं, प्रीवियस लेक्चर रिवीजन की बात कर लेते हैं कि हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट बात करी थी। राइट, तो हमने बात की थी कि भाई देखो यार, सेबी इंटरमीडिएट रेगुलेशन में हमको इतने सारे रेगुलेशंस के बारे में सेपरेटली पढ़ना है। राइट, अलग अलग रेगुलेशन है, डिफरेंट डिफरेंट रेगुलेशन है इतने सारे लोगों के बारे में। फिर हमने बात करी थी कि भाई कौन सा वाला कौन से ईयर में आया था। 1992 में ये दोनों कवर करे थे, 1993 में ये दोनों कवर करे थे, 1994 में अकॉर्डिंगली 6, 9 और 2000 के बाद वाले में इतने सारे रेगुलेशंस के बारे में हमने बात करी थी। 1992 में सेबी मर्चेंट बैंकर स्टॉक ब्रोकर आया था। 3 में आरटीए डिबेंचर ट्रस्टी के बारे में बात थी। 4 में बैंकर टू एन इशू का रेगुलेशन था। 1996 में कस्टोडियन डिपॉजिटरी एक्ट आया था हमारे पास। सीआरए 1999 में 2000 के बाद में 2013-14 में इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एंड रिसर्च एनालिस्ट ये आए थे आपका। 18-19 में डीपी एंड एफपीआई का जिक्र था। तो ये हमने बात करी थी। इंटरमीडिएट इन द फाइनेंशियल मार्केट, ये कुछ बेसिक सी बात करी थी कि भाई ये लोग काम क्या क्या करते हैं, अलग अलग काम, अलग अलग स्पेसिफिक इंटरमीडिएट जो काम करते हैं उसकी बात की थी। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था। ऑब्जेक्टिव क्या था यार? फैसिलिटेट करता है इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सही बात है। राइट, इन्वेस्टमेंट, नया इन्वेस्टमेंट, नए नए प्रोडक्ट बनाकर, नया नया दिमाग लगाकर, नए नए इंस्ट्रूमेंट लाकर हम क्या करते हैं, उस प्रोसेस को ईज करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। लिंक करता है इन्वेस्टर्स एंड फंड यूजर्स के बीच में, ये बात की थी। रिप्रेजेंट करता है कॉर्पोरेशन को। ऑब्वियसली रिलायंस खुद नहीं आएगा आपके पास, सब आप इंटरमीडिएट के थ्रू रिलायंस आपके पास आता है। असिस्टिंग स्मॉल इन्वेस्टर्स एंड इनेबलिंग ट्रांजेक्शंस इन सेकेंडरी मार्केट। फिर ये हमारे भर के इंटरमीडिएट थे, प्राइमरी मार्केट इंटरमीडिएट, सेकेंडरी मार्केट इंटरमीडिएट की बात है। फिर हमने बात करी थी सब 2008 वाला जो रेगुलेशन था, 26 मई 2008 को ये रेगुलेशन आया था। ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ रेगुलेशन कितने थे यार? 38। चैप्टर कितने थे? ये टोटल 6 चैप्टर में डिवाइडेड था और ओवरऑल 4 तरह के स्केड्यूल्स यहां पर हैं। और क्या क्या बात करनी है? तो भाई इसका स्कोप क्या था? स्कोप एप्लीकेबिलिटी की हमने बात करी थी कि भाई ये आरटीए के लिए प्रोविजन देगा आपको, डीपी के लिए देगा, एएमसी के लिए, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के लिए, एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए, और ट्रेडिंग मेंबर इन डेरिवेटिव एंड करेंसी मार्केट में उसके लिए। फिर रजिस्ट्रेशन कराओ भाई, हमारे पास रजिस्ट्रेशन कराने के बाद एनुअल कंप्लायंस करनी पड़ेगी आपको। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन ग्रीवेंस रिड्रेसल की बात थी। सेबी आपका इंस्पेक्शन कर सकता है, डिसिप्लिनरी एक्शन कोई भी ले सकता है। ये हमने बात करी थी। इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई किस किस को इंटरमीडिएट माना गया, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किस किस को इंटरमीडिएट नहीं माना गया। तो 4 तरीके के व्यक्ति विशेष को इंटरमीडिएट नहीं माना गया। फॉरेन एफपीआई, सॉरी, फॉरेन वेंचर कैपिटल फंड वीसीएफ, इंडिया वाला वीसीएफ, बाहर वाला वीसीएफ, बाहर म्यूचुअल फंड सीआईएस को भी नहीं माना गया है। फिर भाई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है? रजिस्ट्रेशन कराना है तो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करो फॉर्म ए में। और जो स्टॉक ब्रोकर है, सब ब्रोकर है, ट्रेडिंग मेंबर है, ये डायरेक्टली अप्लाई नहीं करेंगे, आप अप्लाई करो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के थ्रू, डिपॉजिट के थ्रू। फिर वो फॉरवर्ड कर देंगे। अगर लगता है कि भाई पर्याप्त सब कुछ इंफॉर्मेशन आपने जो मांगी गई थी वो सब दी है, तो वो 30 दिन में जब से उनको मिली है तब से वो फॉरवर्ड कर देंगे सेबी को। सेबी अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन कोई मांगता है तो आपसे मांगेगा और वेरिफिकेशन करने के बाद आपको वो क्या दे देगा? सर्टिफिकेट। बट सर्टिफिकेट देते टाइम वो चेक करेगा क्या भाई पास्ट में रिफ्यूजल हुआ है, कोई लिटिगेशन हिस्ट्री वगैरह, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करा है कि नहीं करा है, ये वाली चीज चेक करेगा। रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन का जिक्र है कि भाई रिजेक्शन कर देगा अगर एप्लीकेशन इनकम्प्लीट हुआ, फॉर्म ए इनकम्प्लीट हुआ रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी है, गलत इंफॉर्मेशन दी है, क्राइटेरिया नहीं फुलफिल करता या आपके बंदे फिट एंड प्रॉपर पर्सन नहीं है, तो ये कंसेप्ट था। ग्रांटिंग ऑफ सर्टिफिकेट की बात है। कंडीशनल रजिस्ट्रेशन, कोई केस कार्रवाई चल रही है, आपके अगेंस्ट में डिसीजन आ गया, हम उसको रिवोक कर लेंगे। सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर अदर एक्टिविटी, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो फिर से फॉर्म ए फाइल करना जरूरी नहीं है, बट जो दूसरे रजिस्ट्रेशन के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगी गई है वो आपको प्रोवाइड फॉर करनी पड़ेगी। तो ये हमारे पास कंसेप्ट है ओवरऑल। चल,
अब हम बात करें आगे की कहानी की बात, ये बात करता है जनरल ऑब्लिगेशन ऑफ इंटरमीडियरी। क्या क्या जिम्मेदारियां हैं इंटरमीडियरी के कंधों पर, उसकी बात हम करेंगे। पहला, जनरल ऑब्लिगेशन ऑफ इंटरमीडियरी टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। सेबी मैंडेट, मैंडेट मतलब कंपलसरी, मैंडेट मतलब कंपलसरी, सर्टेन ऑब्लिगेशन दैट ऑल रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी मस्ट फॉलो, जिसको हर इंटरमीडियरी को फॉलो करना है। पहला, एनुअल कंप्लायंस सर्टिफिकेशन। ये तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि भाई आपको एनुअली 1 अप्रैल को कंप्लायंस सर्टिफिकेट देना है। मस्ट सबमिट अ कंप्लायंस सर्टिफिकेट टू सेबी। साइन कौन करेगा? कंप्लायंस ऑफिसर। कंप्लायंस ऑफिसर कौन रहेगा? कंपनी सेक्रेटरी। एंड मस्ट कंफर्म कंटिन्यूअस कंप्लायंस, फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया and truthfulness and completeness of all disclosures made in Form A under relevant regulation. Display of registration certificate, जो भी आपके पास जहां भी ऑफिस है वहां पर प्रोमिनेंट जगह बढ़िया लेमिनेटेड फॉर्मेट में फोटोकॉपी से भी रजिस्ट्रेशन की लगा के रखो। हेड ऑफिस पे, ब्रांच ऑफिस पे। अरे भाई, जिसने रजिस्ट्रेशन कराया है वो तो बाय डिफॉल्ट रखेगा। इन्वेस्टर्स ग्रीवेंस रिड्रेसल, द इंटरमीडियरी मस्ट प्रोमिनेंटली डिस्प्ले नेम ऑफ द कंप्लायंस ऑफिसर। आप किसी भी ऐसी जगह विजिट करो, वहां पर एक नेम प्लेट जैसी लगी होगी कि आपकी कोई समस्या है तो इनको बोले, नहीं सॉल्व हो रही तो एस्केलेट करें फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल पर। वो इसलिए कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ द कंप्लायंस ऑफिसर वो मेंशन करना है। दिस एंश्योर दैट इन्वेस्टर नो whom to contact in case in complaint or grievances. Record maintenance, the intermediary must maintain books, accounts, record as per the SEBI regulation. These records help ensure accountability, transparency and regulatory compliance. तो कुल मिलाकर यार 4 तरीके के पॉइंट हैं हमारे पास में जो जनरल ऑब्लिगेशन के जिक्र की बात करते हैं। कौन कौन से पॉइंट्स हैं? पहला वाला, एनुअल सर्टिफिकेट, एनुअल कंप्लायंस सर्टिफिकेट देना है आपको। पहला वाला क्या है भाई? एनुअल कंप्लायंस सर्टिफिकेट देना है आपको। सेकंड वाला, डिस्प्ले करना है जो भी आपने ये सर्टिफिकेट लिया हुआ है इसको डिस्प्ले करो। इन्वेस्टर की जो ग्रीवेंसेस हैं उसके लिए कंप्लायंस ऑफिसर का नाम पता सब कुछ दो। और लास्ट पॉइंट, रिकॉर्ड प्रॉपरली मेंटेन करना है। राइट, ये कंसेप्ट ध्यान में रखना। रिड्रेसल ऑफ इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस का जिक्र है। टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स एंड एंश्योर फेयर मार्केट प्रैक्टिसेस। राइट, सब लोग अच्छे से काम करते रहे। सेबी ने मैंडेट करा है इंटरमीडिएट्स को कि टू हैंडल इन्वेस्टर कंप्लेंट इफिशिएंटली, कि भाई देखो इन्वेस्टर की कंप्लेंट को इफिशिएंटली क्या करना है, आपको हैंडल करना है। टाइम फ्रेम 45 दिन में बात कर चुके हैं थोड़ी सी पहले हम। आपको जो भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है वो 45 डेज में। 45 डेज कब से? जब से आपको वो कंप्लेंट मिली है या फिर सेबी ने इशू करे हैं डायरेक्टिव्स, मतलब डायरेक्शंस। Grievances must be resolved within the time frame specified by SEBI. Record keeping. The intermediary must maintain records of investor grievance received, action taken for redressal. Quarterly reporting. At the end of each quarter, मतलब 31st मार्च हुआ, 30th जून हुआ, 30th सितंबर हुआ, 31st दिसंबर हुआ, intermediary must upload details on SEBI specified website regarding टोटल कंप्लेंट जो मिली है वो बताओ, कितनी कंप्लेंट रिजॉल्व करी है और कितनी कंप्लेंट पेंडिंग है मोर देन 3 मंथ्स वाली। ये आपको सारी की सारी चीजें हमको बतानी पड़ेगी। राइट, तो ये चीज इंपॉर्टेंट हुआ कि भाई क्वार्टरली रिपोर्टिंग का कॉन्सेप्ट भी है हमारे पास में, कि हर क्वार्टर खत्म होने के बाद एग्जाम में आ जाए इसके ऊपर सवाल, तो हमको ध्यान होना चाहिए कि कंसेप्ट क्या है। Conclusion. This process ensure transparency, accountability, investor protection in the security market by enforcing strict timelines. आपको जो उनकी grievances को solve करना है
वो टाइमलाइन मतलब 45 दिन में, ऐसा नहीं भाई कभी भी सॉल्व करना है और ये भी डिस्क्लोजर देना है, तो इससे भी फर्क पड़ता है। सेबी एम्स टू स्ट्रेंथन इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एंड इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ ग्रीवेंस हैंडलिंग, और जो ग्रीवेंसेस को सॉल्व करने का तरीका है वो भी इंप्रूव हो, वो भी आपका अच्छे से चले, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। तो यहां तक ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब आएगा नेक्स्ट टॉपिक, अपॉइंटमेंट ऑफ कंप्लायंस ऑफिसर की बात। कंप्लायंस ऑफिसर कौन रहेंगे साहब? सीएस साहब, क्वालिफाइड पर्सन। अपॉइंटमेंट ऑफ मोस्ट एलिजिबल पर्सन, अपॉइंटमेंट ऑफ कंप्लायंस ऑफिसर टू एंश्योर रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड गुड गवर्नेंस। सेबी ने कंपलसरी अपॉइंट करना है आपको कंप्लायंस ऑफिसर फॉर एवरी रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट। आप किसी भी कंपनी में चले जाओ, सब कंप्लायंस ऑफिसर में कंपनी सेक्रेटरी साहब ही देखने वाले हैं। काम क्या है? क्यों भाई कंपनी सेक्रेटरी ही क्यों? क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी ने ही जमाने भर के ये लॉ पढ़े हैं। रोल ऑफ अ कंप्लायंस ऑफिसर, द कंप्लायंस ऑफिसर is responsible for monitoring the intermediary adherence to सेबी एक्ट, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करा है, पढ़ा है, समझा है। नोटिफिकेशन जो आए हैं, गाइडलाइंस जो आए हैं, सर्कुलर जो इशू करे हैं सेबी ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इनकी बात है। रूल्स और बायलॉज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज SRO इफ एप्लीकेबल, तो ये सारा का सारा ज्ञान कंपनी सेक्रेटरी के पास है, कंप्लायंस ऑफिसर के पास है, तो कंप्लायंस ऑफिसर कम होना चाहिए। एग्जम्पशन फ्रॉम अपॉइंटमेंट, if the intermediary is not actively carrying out the intermediary activities, मतलब आप 100% इंटरमीडिएट वाला काम नहीं करते। इट डज नॉट नीड टू अपॉइंट अ कंप्लायंस ऑफिसर, तो लॉ ने बोला फिर आपको कंप्लायंस ऑफिसर भी जरूरी नहीं है अपॉइंट करना 100%। रिपोर्टिंग ड्यूटीज, इफ एनी मटेरियल नॉन कंप्लायंस इज ऑब्जर्व्ड, अगर कोई नॉन कंप्लायंस ऑब्जर्व हुई, द कंप्लायंस ऑफिसर मस्ट रिपोर्ट इन राइटिंग टू द इंटरमीडिएट और इट्स बीओडी, आपको बीओडी को बताना है या इंटरमीडिएट को बताना है। कंप्लायंस कंक्लूजन, द कंप्लायंस ऑफिसर प्लेज अ क्रूशियल रोल in ensuring that intermediaries follow all regulatory requirements, protecting investor interest, maintaining the integrity of the security market, ये आपको फॉलो करना है, राइट। तो कंप्लायंस ऑफिसर की जिम्मेदारी क्या क्या है भाई? एक तो भाई तेरे को सारा का सारा एक्ट का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपका इंटरमीडिएट 100% इंटरमीडिएट वाला काम नहीं करता, एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है। अब एक्टिवली इन्वॉल्व मतलब ऐसा कोई क्राइटेरिया लॉ ने नहीं बताया। रिपोर्टिंग ड्यूटीज, इफ एनी मटेरियल नॉन कंप्लायंस ऑब्जर्व हुआ, आपकी जिम्मेदारी है भाई राइटिंग में रिपोर्ट दो, किसको? इंटरमीडिएट को बताओ या बीओडी को बताओ, और अकॉर्डिंगली उनकी जिम्मेदारी है कि वो आगे बताएंगे। इन्वेस्टमेंट एडवाइस, इन्वेस्टमेंट एडवाइस रेगुलेशन, लॉजिकल बात करें 2013 में इसके लिए अलग से रेगुलेशन है। आइए, टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, सेबी has strict regulations regarding investment advice provided by intermediaries and their personal restrictions on investment advice. Intermediaries, their director, officer, employees or KMP must not provide investment advice in publicly accessible media, real time, non-real time, without disclosure. आपको ऐसी कोई इंफॉर्मेशन पब्लिकली नहीं देना है तो साथ में क्या देना है? साथ में डिस्क्लोजर कंपलसरी है, बराबर है। मैंडेटरी डिस्क्लोजर, if they do provide advice, they must clearly disclose their direct and indirect interest in the security। आपको बताना पड़ेगा कि भाई हमारे पास ऑलरेडी ये पर्टिकुलर सिक्योरिटीज की होल्डिंग है या नहीं है, ये बताना पड़ेगा। देयर लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन इन द सेट सिक्योरिटीज, लॉन्ग मतलब आपने ये वाली सिक्योरिटीज को बाय करके रखा है,
शॉर्ट मतलब आप मान रहे हो कि भाई ये वाली सिक्योरिटीज गिरेगी, नीचे जाएगी, इसको बोलते हैं बियर। आप इस सिक्योरिटीज पर नेगेटिव हो, इस सिक्योरिटीज पर पॉजिटिव हो, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग। ये दो टर्म लॉन्ग एंड शॉर्ट चलता है मार्केट में। लॉन्ग मतलब खरीदना, शॉर्ट मतलब बेचना। शॉर्ट मतलब बेचना मतलब ये नहीं है खरीद के बेचना, इसका मतलब आपके पास नहीं है फिर भी आप बेच रहे हो, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट। डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल और एम्प्लॉयर इंटरेस्ट। इफ एन इंटरमीडियरी पर्सनल, डायरेक्टर्स हुआ, एम्प्लॉयज हुआ, प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइस, दे मस्ट डिस्क्लोज देयर ओन इंटरेस्ट इन द सिक्योरिटी। वो बताओ। देयर इंटरेस्ट ऑफ द डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स, परिवार वाले होल्ड करके रखें, वो बताओ। एम्प्लॉय लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन इन द सिक्योरिटीज, ये बताना पड़ेगा कंपलसरी। Responsible investment recommendation. Intermediary must not recommend securities to client or investor unless there is a reasonable ground to believe that the recommendation is suitable for the investor. आपको बताना पड़ेगा कि भाई reasonable ground है हमारे पास ये मानने के लिए कि ये आपके लिए suitable है। Conclusion. Their rules prevent biased investment advice, ensuring fairness and investor protection in the security market. Intermediaries must act in the best interest of investors and disclose any potential conflict of interest before giving. आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज हो, राइट। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। आईए के रेगुलेशन में तो यही चीज पूरी की पूरी बताई है। कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट भैया आपको नियम क्या फॉलो करने पड़ेंगे इंटरमीडिएट्स को, वो बताओ। अच्छा, ये बड़ी भारी भारी चीजें आएंगी। To maintain ethical standard, investor trust, market integrity, सेबी मैंडेट करता है इंटरमीडिएट्स को, देयर पर्सनल को, कि भाई आपको प्रॉपर रूल्स फॉलो करने हैं, ऐसे फॉलो करने हैं जैसे आप आपकी आत्मा बोल रही है। एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द सेबी इंटरमीडिएट रेगुलेशन 2008, तो शेड्यूल 3 में कोड ऑफ कंडक्ट का जिक्र है। किसको फॉलो करना है कोड ऑफ कंडक्ट? इंटरमीडिएट को खुद, उसके डायरेक्टर्स को, ऑफिसर्स को, एम्प्लॉयज को, केएमपी को, इन सबको फॉलो करना है। और कोड ऑफ कंडक्ट में सब भारी भारी चीजें हैं। इंटीग्रिटी एंड फेयरनेस, एक्ट विद ऑनेस्टली एंड फेयरनेस इन ऑल डीलिंग। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, ऑलवेज प्रायोरिटाइज इन्वेस्टर इंटरेस्ट। ट्रांसपेरेंसी, प्रोवाइड क्लियर एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। नो मिसरिप्रेजेंटेशन, अवॉइड फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट। Confidentiality, maintain the confidentiality of client information. Avoid conflict of interest, disclose and manage conflict fairly. Regulatory compliance, adhere to all SEBI regulations, circular and guidelines. आपको ये सारी चीजें कंप्लाइंस करनी है। By following the code of conduct, intermediaries contribute करता है to the fairness, fair, transparent, well-regulated security market, ensuring investor confidence and ethical financial practices. तो ये थोड़े एक भारी भारी शब्द हैं जो अपन ने बात करी है इस वाले कंसेप्ट में, राइट। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है हमारे पास में कि भाई कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा। तो यहां तक हमारा सेबी इंटरमीडियरी रेगुलेशन 2008 का जो मॉड्यूल में कंटेंट है आपका, वो पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। कोड ऑफ कंडक्ट के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा यार, वो हमें बात करनी है साहब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर इंटरमीडिएट्स। और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में सबसे पहले इंटरमीडिएट की बात करनी है जिसका नाम है आपका प्यारा सा मर्चेंट बैंकर की बात। अब थोड़ी मर्चेंट बैंकर की हम बात कर लेते हैं साहब। मर्चेंट बैंकर मतलब क्या? तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है ये इंटरमीडिएट वाला, बराबर है। अब ये पहला इंटरमीडिएट कौन है जिसका नाम है साहब मर्चेंट बैंकर। पहली बात तो ये कोई बैंकिंग सर्विसेज नहीं देता है कि आप गए भैया पैसे ले लो हमारे बैंक अकाउंट खोल दो, ये कुछ काम नहीं है। नाम जरूर मर्चेंट बैंकर है बट थोड़ा काम अलग है। कोई भी कंपनी अगर आईपीओ की बात सोच रही है दिमाग में कि भाई मुझे आईपीओ लेकर आना है, अब चाहे आपको आईपीओ लेकर आना है वो आपको मेन बोर्ड पर लेकर आना है
या एसएमई प्लेटफॉर्म पर लेकर आना है, राइट। एसएमई मेन बोर्ड मतलब बीएससी एनएससी की बात करी हमने, या फिर एसएमई एक्सचेंज पर आपको आईपीओ लेकर आना है। आपको जाना पड़ेगा साहब मर्चेंट बैंकर के पास में। फॉर एग्जाम्पल मर्चेंट बैंकर की बात करें, आप गए साहब, सबसे अच्छा मर्चेंट मतलब बहुत सारे मर्चेंट बैंकर हैं, बट एक हमें मर्चेंट बैंकर आईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड हमने लिया सिर्फ फॉर एग्जाम्पल। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड मर्चेंट बैंकर, ये कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर है। कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर, इसका मतलब ये है कि जब हम मर्चेंट बैंकर का टॉपिक पढ़ेंगे तो हमें वहां पर कैटेगरीज ऑफ मर्चेंट बैंकर देखनी पड़ेगी, बट वहां पर हम ये भी देखेंगे कि यार वहां पर आज के दिन एट प्रेजेंट एक ही कैटेगरी ऑफ मर्चेंट बैंकर होता है, मतलब पहले हुआ करती थी। अच्छा, ये मर्चेंट बैंकर का रेगुलेशन कब आया था यार? 1992 में, ठीक है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि साहब मर्चेंट बैंकर तो सिर्फ और सिर्फ आईपीओ की ही बात करेगा ना। मर्चेंट बैंकर जो होता है, ये मर्चेंट बैंकर बहुत सारी चीजों को मैनेज करता है। आपकी कंपनी को आईपीओ लेकर आना है, हम काम करेंगे। आपकी कंपनी को राइट इशू लेकर आना है, हम काम करेंगे। तो राइट इशू भी यही हैंडल करता है। आपकी कंपनी को मर्जर एक्विजिशन के बारे में कुछ बात करनी है, काम करना है, हम काम करते हैं। भाई प्राइवेट प्लेसमेंट करवाना है आपको, सारी हेल्प हम करते हैं। तो ये सारे सारे काम भी करते हैं। आपको डेट सिंडिकेशन कराना है, वो हम काम करते हैं। वो एसपीवी डेट सिक्योरिटाइजेशन वाला, राइट, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, ये सारे के सारे काम ये भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आईपीओ वाला काम ही करते हैं। अच्छा, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने क्या किया है, इन्होंने बड़े बड़े साहब कुछ कुछ नाम हैं जो ये लीड मैनेजर रहे हैं। से फॉर एग्जांपल जोमेटो लिमिटेड का आईपीओ आया था, इन्होंने मैनेज किया था। एलआईसी का आईपीओ, उसमें को लीड मैनेजर थे ये। नायका, देखा होगा आपने टीवी पे, भैया वो नायका का आईपीओ ये मैनेज करा था, राइट। तो ये इस तरीके से काम भी इन्होंने करा है। और भी बहुत सारे मर्चेंट बैंकर होते हैं। आपको अगर काम करना है साहब तो वो कोटक वाले भी हैं। कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड, ये हो गया इनका। एक्सिस वाले भी है, एक्सिस बैंक वाले। जेएम फाइनेंशियल नाम सुना होगा। एचडीएफसी वाले, एसबीआई वाले, ये सब के सब मर्चेंट बैंकर की कैटेगरी 1 में रजिस्टर्ड है, राइट। रजिस्ट्रेशन के लिए फीस क्या क्या लगती है वो हम सब रेगुलेशन में पढ़ते हैं कि भाई कितनी कितनी फीस लगने वाली है। चलिए शुरू करें अपनी कहानी मर्चेंट बैंकर की। बहुत ध्यान से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मर्चेंट बैंकर। अच्छा, आपके इंस्टीट्यूट ने बहुत कम रेगुलेशन कवर करे हैं, हमने थोड़े से ज्यादा रेगुलेशन कवर करे हैं, जो लगता है कि भाई ये भी एग्जाम में आ सकता है, उस रेगुलेशन को भी हमने यहाँ पर जिक्र किया है। तो मर्चेंट बैंकर इज अ पर्सन, मर्चेंट बैंकर एक व्यक्ति एंगेज इन द बिजनेस ऑफ इशू मैनेजमेंट इंक्लूडिंग मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर सेलिंग, बाइंग, सब्सक्राइबिंग टू सिक्योरिटीज। सब्सक्राइबिंग टू सिक्योरिटीज मतलब ये अंडर राइटिंग वाला सिस्टम हो गया। दे में एक्ट एज अ मैनेजर, कंसल्टेंट, एडवाइजर, कॉर्पोरेट एडवाइजर, सर्विस प्रोवाइडर फॉर इशू मैनेजमेंट। ये इस तरीके में से कैसे भी काम कर सकते हैं। पहला कॉन्सेप्ट, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मर्चेंट बैंकर। भाई क्या क्या जवाबदारी है इनकी और क्या क्या जिम्मेदारियां हैं इनकी, वो हम बात करें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मर्चेंट बैंकर। चलो,
तो कुल मिलाकर आपको ये 9 तरीके के पॉइंट्स दिए हैं। कितने तरीके के पॉइंट्स है टोटल? 9 तरीके के पॉइंट्स दिए गए हैं कि भाई ये पॉइंट्स में आपको ये काम मर्चेंट बैंकर करता है। चले पहला वाला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट क्या है? मैनेजिंग पब्लिक इशू। पब्लिक इशू मतलब अगर किसी भी कंपनी को पब्लिक इशू लेकर आना है तो उसको मैनेज करना, उसको पूरा का पूरा सक्सेसफुल बनाने के लिए स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉलो करना है, अप्रूवल लेना है, ड्राफ्टिंग करनी है, डॉक्यूमेंटेशन बनाना है, सब वो लीगल ओपिनियन लेनी है, सब कुछ काम कौन करता है? आपका मर्चेंट बैंकर। असिस्टिंग कंपनीज इन रेजिंग कैपिटल थ्रू आईपीओ, एफपीओ, अदर पब्लिक ऑफरिंग। आप किसी भी तरीके से पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं, हम हैं, हम आपको पूरा मैनेज करेंगे। सेकंड पॉइंट, अंडरराइटिंग। देखो हमने वर्ड देखा था यहाँ पर सब्सक्रिप्शन, तभी हमने बोला था भाई अंडरराइटिंग वाला काम भी करते हैं, अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज। एंश्योरिंग, भाई सक्सेसफुल सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सब सेबी में लिखा है कि भाई मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है एक कॉन्सेप्ट, और वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन बोलता है कि 90%। इसका मतलब ये है कंपनी आईपीओ में जितना भी ऑफर करना चाहती है कम से कम 90% सब्सक्राइब होना चाहिए। किसके द्वारा? पब्लिक के द्वारा। अगर नहीं हुआ तो आपका इश्यू हो जाता है फेल, सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है, गुडविल अलग खराब हो जाती है, और सेकेंड टाइम पब्लिक आप पे विश्वास नहीं करती। तो इन सब चीजों, इज्जत के कचरे होने से बचाने के लिए कंपनी क्या करती है साहब? अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट करती है कि भाई जो भी 90% में कम रहा, से फॉर एग्जाम्पल पब्लिक ने 85% सब्सक्राइब किया है, तो आपका शॉर्टफॉल कितने का है यार? 5%। तो ये मर्चेंट बैंकर आपको आएगा और ये 5% शेयर्स लेगा आपके, ताकि आपका इशू 90% सब्सक्राइब हो जाए। तो ये काम भी करता है, दैट इज कॉल्ड अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज। देखो, ensuring the successful subscription of securities by committing to purchase unsold shares, first point. Second point, assisting an international offering। अब जब भी इंटरनेशनल ऑफरिंग वर्ड आ गया तो हम पहुंच गए साहब एडीआर जीडीआर की तरफ। अगर किसी कंपनी को एडीआर जीडीआर बॉन्ड, एफसीसीबी, जमाने भर के जो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट हैं, अगर आपको इनको लेकर आना है, बाहर से पैसा रेज करना है, अमेरिका से करोगे तो एडीआर इशू करोगे, लंदन से जाओगे सब, इटली से जाओगे जॉर्जिया वाले के वहां से, तो सब आपको जीडीआर लाना पड़ेगा। तो ये भी काम करता है, ये मैनेज भी काम करते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, असिस्टिंग कंपनीज इन सेलिंग सिक्योरिटीज डायरेक्टली टू प्राइवेट इन्वेस्टर्स इंस्टेड ऑफ थ्रू द पब्लिक ऑफरिंग। आप प्राइवेट इन्वेस्टर्स का वाला काम भी करते हैं ये। गवर्नमेंट सिक्योरिटी डीलरशिप, अच्छा ये प्राइवेट प्लेसमेंट वाले में क्या करेंगे साहब? ये आपको इन्वेस्टर्स लाके देंगे कि भाई आप इनसे, क्योंकि इनके टच में तो बहुत बंदे हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी डीलरशिप, एक्टिंग एज अ प्राइमरी और सैटेलाइट डीलर फॉर गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज, ये काम करते हैं ये सेकेंडरी डीलर होगा यार। ये सैटेलाइट डीलर क्या होता है भाई? आगे, कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज, प्रोवाइडिंग गाइडेंस ऑन टेक ओवर, एक्विजिशन, मर्जर, डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह करना है, ये काम भी करता है। स्टॉक ब्रोकिंग, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, एडवाइजिंग क्लाइंट्स ऑन सिक्योरिटी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, प्रोजेक्ट एडवाइजरी एंड लोन सिंडिकेशन, असिस्टिंग कंपनीज इन रेजिंग फंड्स फॉर प्रोजेक्ट्स थ्रू बैंक लोन्स और अदर फाइनेंशियल मेथड, ये काम भी करता है ये। और इंटरनेशनल फाइनेंशियली एडवाइजरी, ऑफरिंग कंसल्टेंसी ऑन क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट, जॉइंट वेंचर्स, ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ये सारे के सारे काम करता है। चल, सेबी रेगुलेशन एंड नेटवर्थ रिक्वायरमेंट। सबसे पहली बात तो जो ये सेबी का, अच्छा ये रेगुलेशन का नाम क्या है यार? पूरा का पूरा ये रहा, सेबी मर्चेंट बैंकर रेगुलेशन 1992 में आया था। कैसे याद रखोगे? सब वो हर्षद मेहता का स्कैम वाली मूवी भी वो 1992 वाली थी, याद करो। टू ऑपरेट एज अ मर्चेंट बैंकर, अगर किसी एंटिटी को मर्चेंट बैंकर वाला कार्य करना है तो आपके पास मिनिमम आपको नेटवर्थ रखनी पड़ेगी। कितनी? 5 करोड़ रुपए की, मात्र ओनली 5 CR।
द सेबी मर्चेंट बैंकर 1992 रेगुलेट द टर्म नेटवर्थ इज डिफाइंड एज। अब नेटवर्थ 5 करोड़ मतलब क्या? तो भाई नेटवर्थ मतलब क्या है? तो इन्होंने बोला साहब नेटवर्थ मतलब क्या है? द सम ऑफ पेड अप कैपिटल, याद रखो द सम ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस क्या ऐड करना है उसमें? फ्री रिजर्व ऑफ द एप्लीकेंट एट द टाइम ऑफ मेकिंग एन एप्लीकेशन अंडर रेगुलेशन 3(1). राइट, आपको क्या करना है साहब? आपको ये वाली चीजें ऐड करना है। ब्रेक डाउन ऑफ कंपोनेंट, पेड अप कैपिटल मतलब द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट हैज बीन फंडेड बाय शेयर होल्डर्स एंड इज फुल्ली पेड अप। अमाउंट ऑफ कैपिटल जो फंड कर रहा है पूरा का पूरा। फ्री रिजर्व मतलब क्या? ऐसा रिजर्व जो अवेलेबल हो फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। ये हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं तो हमारे दिमाग में फिक्स है कि भाई व्हाट इज फ्री रिजर्व और इसमें क्या क्या शामिल नहीं होगा। एंड आर नॉट सेट असाइड फॉर स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन, दीज एक्सक्लूड। क्या क्या एक्सक्लूड करना है हमको फ्री रिजर्व की कैलकुलेशन में? भैया रिवॉल्यूशन रिजर्व कभी भी फ्री रिजर्व नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि रिवॉल्यूशन रिजर्व कोई एक्चुअल रिजर्व नहीं है, वो तो बुक्स में इन्फ्लेट होता है। राइट बैक ऑफ डेप्रिसिएशन कोई रिजर्व नहीं माना जाएगा। अदर नॉन कैश रिजर्व को भी हम कोई रिजर्व नहीं मानते हैं। हमको सिर्फ वही फ्री रिजर्व में काउंट करना है विच इज अवेलेबल फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। तो भाई आपके पास में ये नेटवर्थ में ये दोनों चीजों को ऐड करना है। तो आपका क्या निकल कर आ गया यार? नेटवर्थ मर्चेंट बैंकर की। ये हमने एक बात करी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्लस सेबी रेगुलेशन और नेटवर्थ रिक्वायरमेंट। तो आपको नेटवर्थ रिक्वायरमेंट याद हो गया कि भाई 5 करोड़ रुपए की नेटवर्थ रिक्वायरमेंट चाहिए है। आगे और क्या कंसेप्ट मिलने वाला है? जनरल ऑब्लिगेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मर्चेंट बैंकर। जनरल ऑब्लिगेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मर्चेंट बैंकर। अब क्या क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? सबसे पहली बात तो कोड ऑफ कंडक्ट का कंप्लायंस करना है। याद रखना हर रेगुलेशन में हर जगह सेबी ने कोड ऑफ कंडक्ट डिफाइन किए हैं। कोड ऑफ कंडक्ट एक बाउंड्री है कि भाई आपको इस बाउंड्री के तहत काम करना है, आगे नहीं जाना है। अब मर्चेंट बैंकर मस्ट एडहर टू द सेबी प्रिस्क्राइब कोड ऑफ कंडक्ट। कंपल्सरी आपको कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना है। बिजनेस स्कोप लिमिटेशन कैन नॉट एंगेज इन एक्टिविटी आउटसाइड द सिक्योरिटी मार्केट। भैया मर्चेंट बैंकर सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड वही काम कर सकता है, आप और कोई दूसरा बिजनेस नहीं कर सकते। रिकॉर्ड मेंटेनेंस मस्ट कीप प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स ये आपको रखना है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायर्ड टू सबमिट हाफ ईयरली अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स टू सेबी। आपको हर 6 महीने में अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स किसको देने हैं यार? सेबी को। अच्छा रिकॉर्ड रखोगे तो भाई सेबी एक्ट में 5 इयर्स का जिक्र है बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने का। डॉक्यूमेंट प्रिजर्वेशन सारे के सारे रिकॉर्ड्स आपको कितने साल तक रखने हैं? कंपनीज एक्ट में 8 साल का जिक्र है, सेक्शन 128 की बात करें तो। बट यहां पर कितना है यार सेबी में? 5 साल का। अंडरराइटिंग अग्रीमेंट कंपलसरी आपको फॉर्मल एग्रीमेंट करना है व्हाइल एक्टिंग एज अ अंडरराइटर फॉर अ कॉर्पोरेट एंटिटी। भाई किसी भी कॉर्पोरेट एंटिटी की नैया संभालने के लिए बात कर रहे हो, 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन का आप अश्योरिटी दे रहे हो, तो लॉ ने बोला बेटा फॉर्मल एग्रीमेंट कर लो कंपनी के साथ में। कंप्लायंस ऑफिसर आपको सीएस साहब का अपॉइंटमेंट कंपलसरी है। कंप्लायंस ऑफिसर में अपॉइंटमेंट में सीएस ही रहेगा और कोई नहीं रह सकता। एवरी मर्चेंट बैंकर मस्ट अपॉइंट अ कंप्लायंस ऑफिसर, कोई आपके पास विकल्प नहीं है, बिना सीएस की मदद के ये काम नहीं हो सकता। कंपलसरी मर्चेंट बैंकर को एक सीएस तो अपॉइंट करना ही पड़ेगा एज अ कंप्लायंस ऑफिसर। रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग कंप्लायंस विद द रेगुलेशन एंड असिस्टिंग इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस। अरे भाई ये जमाने भर के रेगुलेशन है, ये किसने एक्वायर करे हैं? एक ही प्राणी है इस धरती पर, कंपनी सेक्रेटरी, सब जिसने सारे के सारे रेगुलेशंस का ज्ञान लिया है, उसने ही बेचारे ने इतने सारे रेगुलेशंस पढ़े हैं, इतना सारा रेगुलेशंस का इंटरप्रिटेशन उनके मन में समाया हुआ है। तो लॉ ने बोला भैया उसको अपॉइंट करो, वो कंप्लायंस चेक करेगा। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन
कोई भी डिस्प्यूट आता है क्लाइंट के साथ में, सेटल करना है थ्रू मीडिएशन, कॉन्सिलेशन, आर्बिट्रेशन एज पर द सेबी रूल्स। मीडिएशन मतलब मध्यस्थता, मिडिलमैन बनकर। कॉन्सिलेशन मतलब दोनों को साथ में बिठाकर इनफॉर्मल तरीका, ये होता है थोड़ा सा इनफॉर्मल तरीका। और आर्बिट्रेशन होता है फॉर्मल तरीका, क्योंकि आर्बिट्रेशन होगा आर्बिट्रेशन एक्ट के हिसाब से, प्रोसीजर जो बताया है उसके हिसाब से, राइट। और मीडिएशन मतलब मध्यस्थता, मतलब मिडिल वाला, मिडिलमैन टाइप का। बीच बचाओ, इन्वेस्टर ग्रीवेंस रिड्रेसल, ऑल इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस मस्ट बी रिजॉल्व कितने दिन के अंदर? 21 कैलेंडर डेज। इंपॉर्टेंट है, कौन से डेज है यार? कैलेंडर डेज। जब से आपको वो शिकायत मिली है इन्वेस्टर साहब की, तब से आपको 21 दिन के अंदर वो सॉल्व करनी है। चल, ये तो आपका मॉड्यूल का कवरेज था जो हमने बात करी है। आगे बात करें, अब कुछ कुछ हमने रेगुलेशन और स्पेसिफिक इसमें ऐड ऑन किया है, बहुत ध्यान से, जो सेबी रेगुलेशन मर्चेंट बैंकर के रेगुलेशन में से है। पहली बात, ये रेगुलेशन जो 1992 में आया था, ये डेट कब आई थी यार? 22 दिसंबर 1992 में आया था रजिस्ट्रेशन की। अगर मुझे कल के दिन मर्चेंट बैंकर वाली एक्टिविटी करनी है, या अदानी साहब को लगता है कि उन्हें यार मर्चेंट बैंकर वाली एक्टिविटी करनी है, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होगा? कोई भी व्यक्ति, कोई भी एंटिटी जिसको मर्चेंट बैंकर वाला काम करना है, वो अप्लाई करेगा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए। कहाँ पर? सेबी के पास में। फॉर्म नंबर कौन सा होगा यार? फॉर्म ए। जनरली फॉर्म कौन सा होता है भाई? ए होता है। विद अ नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस रुपीज, जो कहाँ लिखा है शेड्यूल में। हम बात करेंगे अभी कितनी क्या फीस लगेगी, कब कितनी फीस लगती है, कितनी रिफंडेबल है, कितनी नॉन रिफंडेबल है, वो सारा का सारा जिक्र हमको करना है। फिलहाल याद रखें कि एप्लीकेशन जो लगाओगे वो कौन सा फॉर्म होगा यार? ए में। सेबी इवेल्युएट करता है द एप्लीकेशन बेस्ड ऑन वेरियस क्राइटेरिया बिफोर ग्रांटिंग द रजिस्ट्रेशन। सेबी आपके एप्लीकेशन को आराम से, तसल्ली से चेक करता है और अकॉर्डिंगली आपको वो रजिस्ट्रेशन दे देगा। बट उसके पहले सारी कंप्लायंस इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट चीज है, सेबी मर्चेंट बैंकर रेगुलेशन 1992 स्पेशली कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर, कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर आर ऑथराइज्ड टू, पहला, कैरी आउट करता है इशू मैनेजमेंट एक्टिविटी विच इंक्लूड, ये प्रोस्पेक्टस बनाता है आपका, अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट फॉर एन इशू, डिटरमाइन करता है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या रहेगा आपके जरूरत के हिसाब से, अरेंज करता है फाइनेंसिंग, टाई विद द फाइनेंसर्स, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को ढूंढ के लेके आता है, मैनेज करता है अलॉटमेंट एंड रिफंड ऑफ सब्सक्रिप्शन, ये काम भी ये करते हैं साहब। बराबर है, तो ये काम भी करते हैं ये। एक्ट एज अ एडवाइजर की तरह काम, कंसल्टेंट की तरह, मैनेजर की तरह, अंडरराइटर की तरह, पोर्टफोलियो मैनेजर की तरह। दिस कैटेगरी ऑफ मर्चेंट बैंकर प्लेज अ कॉम्प्रिहेंसिव रोल, अच्छा खासा कामकाज रहता है इन द कैपिटल मार्केट एक्टिविटीज, पर्टिकुलरली इन पब्लिक इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज। अब ध्यान से हमने बात करी साहब कैटेगरी 1, तो क्या कैटेगरी 2 भी होता, क्या 3 भी होता, क्या 4 भी होता, क्या ना? पहले 4 कैटेगरी ऑफ मर्चेंट बैंकर रजिस्ट्रेशन हुआ करता था, बट 9 दिसंबर 1997 से सिर्फ उन्होंने, अब हुआ क्या यार भाई? सबसे पहले तो आपका, अगर हम ध्यान से थोड़ा लॉजिकल बात करें, सबसे पहले मर्चेंट बैंकर रेगुलेशन आया 1992 में, तो सारा काम कौन करता था? मर्चेंट बैंकर। इसलिए उन्होंने कैटेगरी बना दी थी, 4 तरह की कैटेगरी, कि आपको ये काम करना है तो ये करो, ये करना है ये करो, ये करना है ये करो। फिर बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे और रेगुलेशन बनते चले गए। 1993 में रेगुलेशन बना, 1994 में रेगुलेशन बना, 1996 में रेगुलेशन बना, तो रेगुलेशन बनते चले गए। तो यहाँ से ये रेगुलेशन बना दिया सिंपल, ये एक अलग रेगुलेशन बना दिया, ये एक अलग रेगुलेशन। तो आज के दिन सिर्फ मर्चेंट बैंकर कैटेगरी 1 ही बाकी है। तो 9 दिसंबर 1997 को दे जस्ट अलाउ
only one category of merchant banker register because separate guidelines are issued for different type of activities. Obviously, तो धीमे धीमे इसमें से, अरे भाई पहले आपका सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगता था 1872 वाला, फिर जब पार्टनरशिप एक्ट बन गया तो वो पार्टनरशिप के प्रोविजन वहां से हट गए, वही कंसेप्ट है यहाँ पर भी। चल, एक हमको देखना है सब रेगुलेशन 8 क्या बोल रहा है, which deals with the grant of certificate of registration for merchant banker. Key points from regulation 8. इसमें सब रेगुलेशन 1 क्या बोल रहा है कि भाई सेबी इशू करेगा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अगर आपने जो एंटिटी या जो पर्सन प्रपोज टू बी एक्टिविटी चालू करने वाला है, कौन सी वाली, मर्चेंट बैंकर वाली, अगर आपने वो काम पूरा कर दिया तो द सर्टिफिकेट इज इशूड इन फॉर्म कौन से में इशू करना है यार, बी वाले में। सर्टिफिकेट कौन से वाले में इशू करना है, फॉर्म बी में। सेबी विल नोटिफाई द एप्लीकेंट अपॉन ग्रांटिंग दी सर्टिफिकेट, और जैसे ही आपको सर्टिफिकेट मिल गया वो आपको बता देगा कि भैया बधाई हो। इसका मतलब अप्लाई करना है फॉर्म ए में, और जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो मिलेगा फॉर्म बी में। ये चीज हमको ध्यान रखना है। कितनी क्या फीस देनी है वो आगे हम बात करेंगे। वैलिडिटी, आपका लाइफ सर्टिफिकेट जो है एक बार दे दिया गया, द सर्टिफिकेट रिमेन्स वैलिड इनडेफिनेटली, जिंदगी भर के लिए वैलिड रहेगा, अनलेस सस्पेंड कर दिया सेबी ने या कैंसिल कर दिया ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ वायलेशन तो अलग बात है, अन्यथा आपका सर्टिफिकेट तो जिंदगी भर वैलिड रहने वाला है। एक यहाँ पर रेगुलेशन नंबर 14 है, वो क्या बोलता है, रेगुलेशन नंबर 14 बोलता है कि बेटा तेरे को बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने हैं, रिकॉर्ड्स बनाने हैं, डॉक्यूमेंट्स रखने हैं मर्चेंट बैंकर को। तो 14(1) के हिसाब से कौन कौन से रखने पड़ते हैं, एवरी मर्चेंट बैंकर मस्ट मेंटेन द फॉलोइंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड। अगर आप ध्यान रखो यार तो आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल में इतनी सारी चीजें नहीं है, तो हमने क्या करा है साहब, जो स्टडी मटेरियल है वो तो पूरा रखा है, उसके साथ में एड ऑन करके हमने ये भी रखा है अलग अलग रेगुलेशन। अब आपको बुक्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे, मतलब बैलेंस शीट रहेगी एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द सेम पीरियड, ऑडिटर रिपोर्ट ऑन द अकाउंट्स, एडिशनल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन रहेगा, अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन टू रिफ्लेक्ट द कंपनी फाइनेंशियल हेल्थ, ये रहेगा, ड्यू डिलिजेंस एंड कंप्लायंस रिपोर्ट रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू ड्यू डिलिजेंस फॉर, ड्यू डिलिजेंस कौन कौन सा है यार, प्री इशू पोस्ट इशू एक्टिविटी ऑफ इशू मैनेजमेंट, ये रहेगा, ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू टेक ओवर बायबैक डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, ये रहने वाला है। तो कुल मिलाकर ये सारे के सारे आपको रिकॉर्ड्स बना के रखने हैं। जब भी आप किसी कंपनी का आईपीओ वाईपीओ मैनेज कर रहे हैं या कुछ भी ला रहे हो तो भाई प्री इशू पोस्ट इशू कितनी एक्टिविटी है वो बताओ। पर्पस क्यों क्यों बनाने हैं ये रिकॉर्ड, तो भाई फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी के लिए, रेगुलेटरी ऑडिट होगा टाइम पे तो रिकॉर्ड्स का ही तो ऑडिट होगा, और डिमॉन्स्ट्रेट करना है ड्यू डिलिजेंस इन हैंडलिंग पब्लिक इशू एंड अदर मर्चेंट बैंकर एक्टिविटी। तो हमको ये डिमॉन्स्ट्रेट भी करना पड़ेगा कि भैया कैसे क्या हम काम करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास में। चल, अब इंपॉर्टेंट चीज है सब शेड्यूल 2 है जो बात करता है फीस स्ट्रक्चर की, कितनी क्या फीस लगने वाली है। बहुत ध्यान से, एज पर रेगुलेशन 12 रीड विद शेड्यूल 2 के हिसाब से इनिशियल रजिस्ट्रेशन फीस कितनी लगेगी यार, 20 लाख रुपए। ये 20 लाख रुपए आपको कब देना है, जब आप पेमेंट ड्यू कब होगा, पेमेंट ड्यू कब होगा, एट द टाइम ऑफ ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब जब एप्लीकेशन लगाओगे तब 20 लाख नहीं देने हैं, जब आपको सर्टिफिकेट फॉर्म बी में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उस टाइम पे वो आपको बधाई देने के लिए बुलाएंगे, तो सब बधाई देने के साथ में 20 लाख का चेक भी दे दियो यार। भाई समझ में आया ना। चले, रिन्यूअल फीस, भाई रिन्यूअल फीस रहेगी क्या,
भाई सर्टिफिकेट लाइफ टाइम वैलिड है, बट टाइमली उसको रिन्यूअल तो करवाना पड़ेगा। ऐसे ही थोड़ा ना होता है काम भाई। कितनी देनी है भाई रिन्यूअल फीस? 9 लाख रुपया। 9 लाख रुपए कब देनी है आपको? हर 3 साल में, मतलब हर हर साल के 3 लाख रुपए फीस रफली। बट आपको ये 9 लाख रुपए कब देने हैं? फ्रॉम द 6th ईयर ऑनवर्ड टू कीप द रजिस्ट्रेशन इन फोर्स। मतलब रजिस्ट्रेशन एक बार करा लिया, 5 साल तक कुछ नहीं देना है, राइट? 5 इयर्स, और 5 इयर्स के जब खत्म हो जाए तो आपको 6th ईयर से हर 3 साल आपको क्या देना है? 9 लाख रुपए देना है। इनिशियल रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट डेडलाइन 20 लाख within 15 days of receiving SEBI intimation under regulation 1। ये बात कर रहा है इसकी। रिन्यूअल फीस पेमेंट 9 लाख रुपए कब देना है आपको? ये बात कर रहा है इसकी। ग्रीन से मार्क कर दें। रिन्यूअल फीस कब देना है भाई? वो जो हर 3 साल में आपको 9 लाख रुपए देना है, बट लॉ ने बोला 3 साल में 1 महीना पहले दे देना यार। 1 month before the expiry of the 3-year block for which the previous fees was paid। सीधी बात है, 3 साल एग्जैक्ट खत्म होने के बाद मत देना, उसका 1 महीने पहले दे देना यार। आगे, और जब आप फॉर्म ए में अप्लाई करोगे उस टाइम पर नॉन रिफंडेबल फीस 50,000 रुपए देनी है, टू बी पेड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर रेगुलेशन 31A। तो कुल मिलाकर आपको पैसे तब तो इतने देने हैं, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास में। 50,000 रुपए देने हैं आपको इनिशियल फॉर्म ए के टाइम पर, 20 लाख रुपए दोगे फॉर्म बी के टाइम पर। तो ये खर्चा हो गया आपका 20,50,000। करेक्ट? ये आपने दे दिया साहब, 20,50,000 रुपए दे दिया आपने खर्चा। 5 साल तक एंजॉय करो, और 6th ईयर से फिर आपको 3-3 लाख रुपए की चढ़ावा चढ़ाना है हर 3 साल के ब्लॉक में, राइट? तो ये हमारे पास ओवरऑल मर्चेंट बैंकर का कॉन्सेप्ट है कि भाई किस तरीके से मर्चेंट बैंकर साहब काम करते हैं, क्या क्या रेगुलेशंस इनको फॉलो करने पड़ते हैं, वो पूरा का पूरा कंसेप्ट हमने बात की। अब हम बात करें यार अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है, नेक्स्ट इंटरमीडिएट जो है, नेक्स्ट रेगुलेशन जो है उसकी बात करें। दैट इज कॉल्ड RTA एंड STA। RTA एंड STA, रजिस्ट्रार टू एन इशू, राइट? रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, शेयर ट्रांसफर एजेंट, उसकी बात करनी है। अब ओवरऑल ये जो आपके पास टेक्स्ट दिया गया है, राइट, जो हमने, ये आपके मॉड्यूल का टेक्स्ट है जिसमें रजिस्ट्रार टू एन इशू को डिफाइन किया गया है 2F में, ये बताया गया है। 2G में शेयर ट्रांसफर एजेंट क्या होता है, किस किस को, कौन कौन व्यक्ति, कौन कौन एंटिटी, कौन कौन पर्सन STA क्लासिफाई करेगा, वो 2G में बताया। 2F में क्या है? रजिस्ट्रार टू एन इशू। रेगुलेशन 7 का कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट कितनी है वो हमें बात करनी है, राइट? और एज सच ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ये पर्टिकुलर पॉइंट आपका आज के दिन इररेलेवेंट हो गया। क्यों? क्योंकि भाई जब से ये रेगुलेशन आया था ऑलरेडी 2014 में ये एक्सपायर हो चुका है। तो ये हमने बात करी है। नेटवर्थ का रिक्वायरमेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, करेक्ट? और रेगुलेशन 3 का जिक्र है। तो ओवरऑल ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपके स्टडी मटेरियल का है। अब हम बात करें साहब कि ओवरऑल कंसेप्ट किस तरीके से हमको पढ़ना है, क्या डिजाइन है, ओवरऑल कंसेप्ट को आराम से समझते चले। मीनिंग, अ रजिस्ट्रार टू एन इशू इज अ पर्सन, ये एक पर्सन है जिसको अपॉइंट करा है किसी कॉर्पोरेट एंटिटी ने, और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल टू हैंडल वेरियस एक्टिविटीज रिलेटेड टू सिक्योरिटी इशुएंस एंड इन्वेस्टर एप्लीकेशन। तो रजिस्ट्रार टू एन इशू जिसको हम बोलते हैं साहब RTA, रजिस्ट्रार टू एन इशू एक व्यक्ति है जिसको अपॉइंट करेगी कोई कंपनी या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। काहे के लिए अपॉइंट करना है आपको? टू हैंडल वेरियस एक्टिविटीज रिलेटेड टू सिक्योरिटी इशुएंस एंड इन्वेस्टर एप्लीकेशन,
देयर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड, क्या क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल है, वो है पहला पॉइंट, कलेक्टिंग इन्वेस्टर एप्लीकेशंस फॉर एन इशू। अगर कल के दिन कोई कंपनी इशू लेकर आ रहा है तो आपको इन्वेस्टर्स की एप्लीकेशन, मतलब जो शेयर अप्लाई करने की एप्लीकेशन है, या हम लिखें शेयर एप्लीकेशन जो है, इसको कलेक्ट करने की जिम्मेदारी है। आरटीए का काम ये होता है। अब आप बोलोगे सर आजकल तो सब चीजें ऑनलाइन हो गई है, सब लॉगिन करो ज़ीरोधा का, ग्रो का लॉगिन करो, वहां से लेकर आईपीओ में अप्लाई कर दो। बिल्कुल सही जवाब है। सब आप आईपीओ में अप्लाई तो करोगे, लेकिन जितनी भी एप्लीकेशन जाएंगी आपकी, वो जाएंगी आरटीए के पास में, जो भी उस कंसर्न्ड कंपनी का आरटीए अपॉइंट किया गया है उसके थ्रू जाएंगी। और अगर आप न्यूज़पेपर में देखोगे तो भी लिखा होगा ये 2-3 एंटरप्राइजेस को आरटीए अपॉइंट करते हैं। आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है ऑफ एप्लीकेशंस एंड फंड रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टर और पेड टू द सेलर ऑफ सिक्योरिटीज। कितना पैसा आया और कितना पैसा दिया, कितना पैसा आया फ्रॉम इन्वेस्टर, इसका रिकॉर्ड मेंटेन करो। और कितना इन रिस्पेक्ट ऑफ इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, हमने कितना पैसा उस कंपनी को दिया जो आईपीओ लेकर आई थी, इसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है आपको। इनकी जिम्मेदारी है। भाई अलॉटमेंट किस तरीके से होगा, पूरा का पूरा असिस्ट कौन करेगा, ये लोग करेंगे, इंक्लूडिंग डिटरमाइन द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट इन कंसल्टेशन विद द स्टॉक एक्सचेंज, वो आपको बेसिस देखना है। फाइनलाइजिंग द लिस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंटाइटल्ड टू रिसीव द सिक्योरिटीज, ये देखना है आपको। फाइनलाइजिंग द लिस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, जिनको अधिकार है सिक्योरिटीज लेने का, उनकी लिस्ट आपको तैयार करनी है। प्रोसेसिंग एंड डिस्पैचिंग अलॉटमेंट लेटर्स, रिफंड ऑर्डर्स, सर्टिफिकेट्स और रिलेटेड। तो कुल मिलाकर ये इनका मेन वर्क है आरटीए का। ये क्या है इनका मेन वर्क है कि भाई एक तो आपको बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डिसाइड करना है, ठीक है। फिर आपको एक तो आपको बेसिस डिसाइड करना है अलॉटमेंट का, एक आपको बनानी है लिस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, और फिर आपको अलॉटमेंट लेटर, रिफंड ऑर्डर, सर्टिफिकेट वगैरह देने के लिए व्यवस्था जमानी है। तो ये 3 काम मेन है इनके। आगे एसटीए, एसटीए बोले तो शेयर ट्रांसफर एजेंट इज अ पर्सन, ये कोई पर्सन होगा या कोई एंटिटी होगी दैट मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ सिक्योरिटी होल्डर्स ऑन बिहाफ ऑफ कॉर्पोरेट बॉडी। कॉर्पोरेट बॉडी के बिहाफ पर शेयर ट्रांसफर एजेंट ये रिकॉर्ड रखता है भाई शेयर होल्डर्स का। हैंडल ट्रांसफर एंड रिडम्पशन ऑफ सिक्योरिटी, कल के दिन मुझे शेयर अपने किसी और को ट्रांसफर करना है या कंपनी को रिडीम करना है, तो वो व्यवस्था भी, वो प्रोसेस भी यही डील करता है एसटीए। हैंडल ट्रांसफर एंड रिडम्पशन ऑफ सिक्योरिटी। थर्ड, maintain manages internal share transfer function for a corporate entity if the total number of security holder exceed 1 lakh, right? सब अगर आपके टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटी होल्डर, मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर, टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर अगर 1 लाख से ज्यादा हो रहे हैं तो आपको ये इंटरनल शेयर ट्रांसफर फंक्शन भी परफॉर्म करना है। ये भी चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर हमारे पास में, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है कि भाई किस तरीके से ये काम करता है। आगे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ रजिस्ट्रार टू एन इशू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट। भाई प्री इशू एक्टिविटी क्या है, मतलब आईपीओ के पहले की क्या क्या एक्टिविटी है, वो हमें क्या बात करनी है सब प्री इशू एक्टिविटी में। प्री इशू एक्टिविटी में क्या क्या शामिल है वो आईपीओ के पहले की बात करनी है हमको। Sending instructions to bank for collection, reporting and collection of application. Instructions देगा बैंक को किस तरीके से कलेक्ट करना है आपको। Assisting in the design of bid cum application form in coordination with the lead manager and printers. Bid cum application कितनी छापनी है आपको वो बताएगा वो। पहले जमाने में फिजिकल आती थी, राइट, तब ये इंपॉर्टेंट था, अब तो ऑनलाइन में तो पूरा प्रिंटेड फॉर्म है। Establishing a data flow system between the clients, banks and issue manager.
डेटा फ्लो सिस्टम की बात है। लाइजनिंग आपको बात करनी है साहब सेबी से, आपको बात करनी है स्टॉक एक्सचेंज से, आपको बात करनी है रेगुलेटरी बॉडी से। ये लाइजनिंग एक्टिविटी वाला काम भी करना है, प्री इश्यू एक्टिविटी वाला काम करना है आपको। कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो आपको जब इशू आ रहा है तब आपको करना है वो काम? तो भाई कलेक्शन एंड डेली रिपोर्टिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन फिगर, तभी तो हम चेक करेंगे 90% कहां तक पहुंचा। एक रिलीफ लेगा मैनेजमेंट, गैदरिंग डेटा एंड फिजिकल फॉर्म्स फ्रॉम द बैंक, कोऑर्डिनेटिंग बिटवीन द क्लाइंट एंड इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्व इन द इशू प्रोसेस। आपको वो कोऑर्डिनेशन वाला भी काम करना है जब वो इशू चल रहा है तब। मतलब ये बात कर रहे हैं वो इशू जब ओपन होता है, राइट, ओपन और जो क्लोज का ड्यूरेशन है उसके पहले की बात है, बीच की बात है। पोस्ट इशू एक्टिविटी, पोस्ट इशू एक्टिविटी में क्या आएगा? डेटा कैप्चरिंग एंड वैलिडेशन ऑफ इन्वेस्टर एप्लीकेशन, इन्वेस्टर की एप्लीकेशन सही है गलत है वो आपको देखना है। रिकंसिलेशन ऑफ फंड एंड एप्लीकेशन रिसीव्ड, कितना पैसा मिला है, कितनी एप्लीकेशंस आई हैं, वो पैसे के साथ में एप्लीकेशन को मैच करना है। डिटरमाइनिंग अलॉटमेंट ऑल्टरनेटिव इन कंसल्टेशन विद द क्लाइंट्स, मर्चेंट बैंकर, स्टॉक एक्सचेंज, भाई अलॉटमेंट कैसे करना है वो बात करेगा। फैसिलिटेटिंग लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑन स्टॉक एक्सचेंज, आपको लिस्टिंग कैसे क्या करवानी है वो बात करना है आपको। अपलोडिंग अलॉटमेंट डिटेल्स टू डिपॉजिटरीज फॉर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट ऑफ सिक्योरिटीज, क्योंकि आजकल क्या हो गया साहब, सब चीजें इलेक्ट्रॉनिक हो गई हैं, तो वो आपके डीमैट अकाउंट में उतनी सिक्योरिटीज क्रेडिट हो जानी है, वो है एक। डिस्पैचिंग रिफंड ऑर्डर्स, शेयर सर्टिफिकेट, क्रेडिट एडवाइस टू इन्वेस्टर्स, जिसको आईपीओ में शेयर नहीं मिला ड्यू टू ओवर सब्सक्रिप्शन, तो फिर आपको हम क्या करेंगे साहब, आपका पैसा रिफंड कर देंगे। प्रोवाइडिंग पीरियोडिक रिपोर्ट्स टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज लाइक सेबी, reconciliation of refund payment to ensure investor refunds are completed, ये भी आपको देना है। handling investor queries relating to allotment, refunds, discrepancies, ये आपको देना है। maintaining a web based investor inquiry system for tracking allotment refund status, ये आपको सारा का सारा काम करना है। मेंटेनिंग अ वेब बेस्ड इन्वेस्टर्स इंक्वायरी सिस्टम फॉर ट्रैकिंग अलॉटमेंट एंड रिफंड स्टेटस, तो कुल मिलाकर इनका जो मेन काम चालू होगा वो मेन काम तो ये रहा, और पहले का भी है कि भाई एप्लीकेशन प्रोसेस को कलेक्ट करना, वो सारा का सारा चीजें हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास में सेबी रेगुलेशन एंड नेटवर्थ रिक्वायरमेंट। रजिस्ट्रार टू एन इशू, शेयर ट्रांसफर एजेंट आर गवर्न्ड बाय द सेबी रजिस्ट्रार टू एन इशू, शेयर ट्रांसफर एजेंट रेगुलेशन 1993 से गवर्न होता है। The categories under which an application can be made to an registrar to an issue share transfer agent as per SEBI regulation, दो कैटेगरी में। इसका मतलब ये है कि भाई मुझे काम करना है ये वाला, राइट, मुझे रजिस्ट्रार टू एन इशू या शेयर ट्रांसफर एजेंट या दोनों काम मुझे करना है। अब मुझे अप्लाई करना पड़ेगा सेबी के पास, तो लॉ ने बोला कोई टेंशन नहीं है, 1993 का जो रेगुलेशन है इस रेगुलेशन में जाओ, जो तरीका बताया उसमें अप्लाई करो और आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, प्रोवाइडेड अगर आपने कंडीशंस का कंप्लायंस कर लिया है तो। चले तो कैटेगरी 1 बहुत ध्यान से, कैटेगरी 1 लिखा है रेगुलेशन 32A में, अलाउ द एप्लीकेंट टू कैरी ऑन बोथ एक्टिविटी। अगर मुझे दोनों एक्टिविटी काम करना है, मतलब मुझे रजिस्ट्रार टू एन इशू भी काम करना है और मुझे शेयर ट्रांसफर एजेंट वाला भी काम करना है, तो मैं अप्लाई करूंगा कैटेगरी 1 के लिए। और कैटेगरी 1 का जिक्र कहाँ है? रेगुलेशन 32A में। तो मैं दोनों एक्टिविटी के लिए साथ में काम कर सकता हूं। अगर मुझे या तो रजिस्ट्रार वाला काम करना है या एसटीए वाला काम करना है, मुझे कोई एक ही एक्टिविटी काम करना है, तो मैं कैटेगरी 2 वाले लाइसेंस के लिए अप्लाई करूंगा सेबी रेगुलेशन 1993 में, जो लिखा है रेगुलेशन 32B में। अब थोड़ा अलग है, कैटेगरी 1 एजेंट के लिए अगर मैं अप्लाई करूंगा तो मेरी कम से कम नेटवर्थ 50 लाख होना चाहिए
और कैटेगरी बी के लिए 25 लाख। अरे भाई सीधी बात है ना, ये दो काम कर रहे हैं तो 25-25 मान लो, मतलब ऐसा वाइफिकेशन नहीं दिया बट हम 25-25 मान लो। सिंगल काम है तो भाई 25 लाख रुपए लगेगा आपको। अच्छा लगेगा मतलब देना नहीं है, आपकी नेटवर्थ होना चाहिए। नेटवर्थ मतलब पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व की बात। कैटेगरीज ऑफ आरटीए एंड एसटीए। SEBI classify registrar to an issue and share transfer agent into two categories based on the scope of activities and the minimum net worth requirement. Category 1 RTA is authorized to act as both registrar भी काम करेगा, share transfer agent भी काम करेगा। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, फंक्शंस क्या है? पहला, हैंडलिंग पब्लिक इशू, मैनेजिंग द कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। याद रखना मर्चेंट बैंकर काम करता है पूरा असिस्टेंस का, प्रोस्पेक्टस डिजाइन करेगा। आरटीए प्रोस्पेक्टस डिजाइन नहीं करता, ये तो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म को कलेक्ट करता है, कोऑर्डिनेट करेगा स्टॉक एक्सचेंज के साथ में, डिटरमाइन करता है अलॉटमेंट कैसे क्या करना है, डिस्पैच करता है सिक्योरिटीज या फिर रिफंड। राइट, आगे मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ सिक्योरिटी शेयर होल्डर, एंश्योर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिक्योरिटी होल्डर फॉर लिस्टेड कंपनी, वो मेंटेन करता है। प्रोसेस करता है शेयर ट्रांसफर, हैंडलिंग ऑल एक्टिविटी रिलेटेड टू ट्रांसफर। अच्छा ये एसटीए वाला काम है। ट्रांसफर दो जीवित व्यक्तियों के बीच में होगा, ट्रांसमिशन एक जीवित व्यक्ति है एक मर गया उसके बीच में होगा, रिडम्पशन ऑफ सिक्योरिटीज, हैंडलिंग कॉर्पोरेट एक्शन, मैनेजिंग डिविडेंड्स, राइट इशू, बोनस शेयर्स, स्टॉक स्प्लिट, बायबैक, ये सारा का सारा ये काम करना है इनको। लाइसेंसिंग करना है सेबी एंड स्टॉक एक्सचेंज के बीच में, मध्यस्थता वाला काम करेगा, कंप्लायंस विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट हो ये दिमाग लगाना है आपको। और डिजिटल सर्विसेज अपलोडिंग अलॉटमेंट डेटा टू डिपॉजिटरी फॉर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट ऑफ सिक्योरिटीज। राइट, ये रोल एंड फंक्शंस है। की वर्थ रिक्वायरमेंट 50 लाख मतलब 5 मिलियन रुपीज। हायर फाइनेंशियल बैकिंग एंड इंश्योर दैट दे कैन हैंडल लार्ज स्केल इश्यूज एंड रेगुलेटरी ऑब्लिगेशन। कैटेगरी 2 आरटीए, या तो ये काम करोगे या ये काम करोगे, दोनों में से कोई एक काम करना है। क्या क्या रूल्स एंड फंक्शंस हैं? मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ सिक्योरिटी होल्डर ऑन बिहाफ ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज, प्रोसेसिंग शेयर ट्रांसफर रिडम्पशन ऑफ कंपनीज, असिस्टिंग कंपनीज इन कॉर्पोरेट एक्शन लाइक डिविडेंड, राइट इशू, स्टॉक स्प्लिट, ये देखना है। और कल के दिन कोई इन्वेस्टर को कम्युनिकेशन करना है, ग्रीवेंसेस हैंडल करना है, तो कैटेगरी 2 आरटीए काम करता है। नेटवर्थ रिक्वायरमेंट 25 लाख, $2.5 मिलियन, $2.5 मिलियन रुपीज नॉट डॉलर्स। डिफरेंस की बात करें साहब, डिफरेंस क्या है? स्कोप ऑफ वर्क, एक्ट एज बोथ आरटीए एसटीए, ये एक ही काम कर पाएगा। हैंडल आईपीओ पब्लिक इशू, यस ये नो है। शेयर ट्रांसफर रिकॉर्ड मेंटेनेंस, यस यस। कॉर्पोरेट एक्शन प्रोसेसिंग, ये भी करेगा ये भी करेगा, ये भी लाइसेंसिंग करेगा। और यहाँ नेटवर्थ रिक्वायरमेंट 50 लाख है, यहाँ 25 लाख है। राइट, तो ये हमारा है कैटेगरी 1 में आरटीए और एसटीए कैटेगरी 2 वाला। जनरल ऑब्लिगेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जिक्र। एंश्योर दैट रजिस्ट्रार टू एन इशू या शेयर ट्रांसफर एजेंट ऑपरेट करे ट्रांसपेरेंटली, फेयरली, in compliance with the SEBI regulation. Below is the detailed explanation of each point. कंप्लाइंस करना है भैया आपको कोड ऑफ कंडक्ट में, याद रखना हर रेगुलेशन में नियम बनाए हैं, कोड ऑफ कंडक्ट बनाए हैं, इंटरनल रूल्स बोल दो इनको आप। तो लॉ ने बोला हर आरटीए को कंपलसरी, रजिस्ट्रार टू एन इशू को कंपलसरी कोड ऑफ कंडक्ट को रेगुलेशन वालों को फॉलो करना है। रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्टिंग एज अ आरटीए फॉर एसोसिएट कंपनी, इंपॉर्टेंट चीज। A registrar to an issue cannot act as a registrar for the public issue of security if they are an associate related entity of the issuing company. Right? Issuing company की associate company है, आप उसमें ये काम नहीं कर सकते। ट्रांसपेरेंसी के लिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना आए। Ensure unbiased management of security issuance, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मना कर दिया। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स बनाना है ट्रांसपेरेंसी ऑडिटिंग पर्पस के लिए। रिकॉर्ड प्रिजर्व ऑल बुक्स, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द ऑपरेशन
must be preserved for at least 8 years. This allows regulatory authorities to verify transaction. याद रखना मर्चेंट बैंकर में 5 साल था, आरटीए में 8 साल है. अपॉइंटमेंट ऑफ कंप्लायंस ऑफिसर, कंपनी सेक्रेटरी साहब को अपॉइंट करना है. ईच आरटीए मस्ट अपॉइंट अ कंप्लायंस ऑफिसर, क्योंकि भाई रेगुलेशन तो भाई ने पढ़े हैं. कंप्लायंस करेगा, एंश्योर करेगा इंटरनल कंप्लायंस विद लॉ, नोटिफिकेशन गाइडलाइंस, हैंडलिंग इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस, रिड्रेसल. Dispute resolution mechanism. All disputes between an RTA and its client must be resolved through SEBI dispute resolution mechanism like mediation, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, conciliation, arbitration, legally binding resolution. Investor grievance redressal, ये 21 cleared है, सेम है मर्चेंट बैंकर वाला, सेम एज मर्चेंट बैंकर. प्रॉम्प्ट हैंडलिंग ऑफ इश्यूज लाइक डिलेड शेयर ट्रांसफर, नॉन रिसिप्ट ऑफ नहीं मिल रहा है या अलॉटमेंट में गलती है. राइट, ये चीज इंपॉर्टेंट है हमारे पास में. कंक्लूजन, दीज ऑब्लिगेशन एंश्योर आरटीए एंड एसटीए ऑपरेट विद इंटीग्रिटी वगैरह वगैरह वगैरह. अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये रेगुलेशन जो है आरटीए एसटीए 1993 वाला, ये आया 31 मई 1993 में. कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट कवर करें. अब इंपॉर्टेंट, रजिस्ट्रेशन फीस. एवरी आरटीए एंड एसटीए मस्ट पे अ रजिस्ट्रेशन फीस when obtaining a certificate of registration. इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप कैटेगरी 1 में जा रहे हैं, कैटेगरी 1 में आरटीए प्लस एसटीए दोनों काम करना है, प्रोवाइड सर्विसेज एज अ दोनों काम करना है, तो आपको कितनी फीस देनी पड़ेगी यार? जब आप सर्टिफिकेट ऑब्टेन करो तब 6 लाख रुपए देनी पड़ेगी फीस. कैटेगरी 2 में 2 लाख रुपए. या तो ये कर रहे हो या ये कर रहे हैं तो 2 लाख रुपए. Renewal fees after initial registration. To maintain the validity of registration, RTA must pay a renewal fees every 3 years starting from the 6th year of registration. मतलब 5 साल तक आपको कुछ नहीं देना. 6वां साल चालू होगा ना, 6वां 7वां 8वां, ये 3 साल के लिए कैटेगरी 1 में हो तो 2.70 lakhs फॉर 3 years देना है आपको. कैटेगरी 2 में हो तो 90,000 रुपए 3 years के लिए देना है. डेडलाइन, initial registration fees must be paid within 15 days of receiving intimation from SEBI. Renewal fees should be paid 1 महीना पहले 3 साल खत्म होने के. राइट, ये सेम है मर्चेंट बैंकर जैसा. एप्लीकेशन फीस फॉर रजिस्ट्रेशन, वहां पर 50,000 था, यहाँ 20,000 है, वो भी नॉन रिफंडेबल. अरे भाई समझ में आया ना, फॉर्म ए में अप्लाई करोगे ना. मोड ऑफ पेमेंट, ऑल फीस मस्ट बी पेड ऑनलाइन वाया सेबी पेमेंट गेटवे थ्रू डायरेक्ट बैंकिंग ट्रांसफर. तो ये कुल मिलाकर आपका सेबी आरटीए वाला कंसेप्ट है जो अपन ने बात करी है. राइट, जो हमारे पास में है. तो ये आपका सेबी वाला आपको समझ में आ गया कि भाई 6 लाख 2 लाख हो गई आपकी रजिस्ट्रेशन फीस जब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा. एप्लीकेशन फीस 20,000 रुपए की है, वो देना है. रिन्यूअल फीस 2,70,000 और 90,000 रुपए ये देना है. राइट, कब कब देना है? रिन्यूअल फीस देना है महीने भर पहले, 3 साल खत्म होने के 1 महीना पहले. और इनिशियल रजिस्ट्रेशन फीस मस्ट बी पेड विद इन 15 डेज ऑफ रिसीविंग इंटीमेशन फ्रॉम सेबी. ये बात कर रहा है वो 6 लाख 2 लाख वाली. राइट, तो मेरे ख्याल से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में फिट हो चुका है. व्हाट इज रजिस्ट्रार टू एन इशू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट. आपके मॉड्यूल में बहुत कम कवर करा है, बट हमने डिटेल में जो जो काम का आपके पास आ सकता है एग्जाम में, वो भी हमने कवरेज कर लिया है.